बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल पेंडुलम। जैसा कि हमने पहले से डिस्कस किया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थी, मैश अटैच्ड स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल एंड सिंपल पेंडुलम। आज हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल पेंडुलम पर है। सिंपल पेंडुलम को समझने के लिए हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी, जैसे कि वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब अगर आप डायग्राम में देखते हैं सिंपल पेंडुलम होता कैसे। सिंपल पेंडुलम बेसिकली बेटा एक कंसिस्ट करता है एक लोहे की बॉल पर और एक थ्रेड पर जो इसे बांध के हैंग किया जाता है। जब हम इसे वाइब्रेट करवाते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। अब वाइब्रेशन के साथ अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो इसकी 3 पोजीशंस बनती हैं। इसकी एक मीन पोजीशन बनती है, 2 एक्सट्रीम पोजीशन बनती है, राइट और लेफ्ट, और इनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसकी बात करें सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मैस बॉब सस्पेंडेड बाय वेटलेस एंड इंटेंसिबल स्ट्रिंग इनके थ्रेड फ्रॉम ए फिक्स स्पॉट एज शोन इन फिगर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया। अब हम इसको अगर वाइब्रेट करवाते हैं, अगर ये अपनी मीन पोजीशन पर सस्पेंडेड कर चुका है, तो अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो अगर हम इसको ए पोजीशन पर ले आते हैं फोर्स लगा के, तो इस पर 3 तरह की फोर्स अमल कर रही हैं। पहला, इसका वेट जो डाउनवर्ड अमल कर रहा है, फिर रस्सी की टेंशन जो अपवर्ड मूव कर रही है, और अगर हम इसे छोड़ते हैं तो ये मूवमेंट में आ जाता है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाता है फ्रॉम ए पोजीशन टू ओ, ओ से फिर ए डैश, फिर ए डैश से दोबारा ओ से फिर ए पर दोबारा रिटर्न हो जाता है, यानी कि इसका एक कंप्लीट वाइब्रेशन मुकम्मल हो जाती है। अगर हम पोजीशन ए को देखें तो जैसा कि पोजीशन ए पर 3 फोर्सेज अमल कर रही हैं। पहली फोर्सेज इसका वेट डाउनवर्ड, दूसरी फोर्सेज इसकी टेंशन की, और तीसरी इसकी मूवमेंट की। अगर हम 2 फोर्सेज की बात करें, जो टेंशन है और वेट एक दूसरे को ज़ायल कर देते हैं, जिससे ये बैलेंस होता है। लेकिन तीसरी चीज़ जो है वो फोर्स जिसके ज़रिए असर ये मूवमेंट करती है, तो उस पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर हम इस पर लगने वाली फोर्स को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, जैसे कि 9th चैप्टर में आप कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स पढ़ चुके हैं, इस पर भी 2 कंपोनेंट्स बनते हैं। इस पर लगने वाली फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं, एक mg साइन थीटा है और एक mg कॉस थीटा है। अगर हम बात करें mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा की, तो यहाँ पर वाज़े लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। द कंपोनेंट mg कॉस थीटा बैलेंस द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसका मतलब जो mg कॉस थीटा कंपोनेंट है वो टेंशन के ज़रिए असर जो कि वेट के इक्वल होगा वो इसको बैलेंस कर देती है। इसका मतलब इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस सेकंड कंपोनेंट जो कि mg साइन थीटा है वो हमेशा इसकी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। अब वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि न्यूटन के सेकंड लॉ में आपने पढ़ा है, द नेट फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड द प्रोड्यूस एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स mass and inversely proportional to the force acting on a body। अब इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि इसकी 2 एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और एक मीन पोजीशन है। अब हम बारी बारी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अगर हम मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन पर हमने देखा हुआ है कि मीन पोजीशन पर इसका वेट और टेंशन दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, इसलिए इस रेस्ट पोजीशन में। अब इसको जानने से पहले कि हम इसको डिस्कस करें, हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द बॉडी ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन, और ये सारी डिस्कस के लिए 2nd चैप्टर में हमने डिस्कस किए हुए हैं, उसको रिवाइज कर लें ताकि हम यहाँ पर डिस्कस करें तो आपको पता हो। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ए बॉडी ऑसिलेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये पहली है। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बॉडी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन
and gradually decreases as the body moves away from O. At the extreme position A and A dash, the velocity of simple harmonic motion becomes 0. At the mean position, kinetic energy of a simple harmonic motion is maximum while the potential energy is equal to 0. At the extreme position A and A dash, the potential energy of simple harmonic motion is maximum while the kinetic energy is equal to the 0. In the between mean position and extreme position, the energy will be partially kinetic and partially potential energy. The total energy remains constant during the motion. इसको डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं दोबारा सिंपल हार्मोनिक मोशन की डायग्राम पे और सिंपल पेंडुलम की डायग्राम पे। इसमें हम देखते हैं कि जब बॉडी ए पोजीशन पर होती है तो वो मूव करती है। जब वो मूव करती है तो वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ जाती है, यानी कि एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाती है। अब हमने करैक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा हुआ है, अभी भी हमने डिस्कस किया है कि पहली बात जबकि बॉडी ज़मीन से ऊपर की जानिब आती है तो बेटा उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और जैसे हम उससे छोड़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सेम सिनेरियो यहाँ पर है कि जब हम बॉडी को मूव करके ऊपर एक पोजीशन पर लेके आते हैं तो जब हम उसे छोड़ते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है जो टोटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि बॉडी रेस्ट में होगी, तो इस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। जबकि एक्सट्रीम मीन पोजीशन से गुजरते हुए बॉडी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर, जबकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और वो कितनी होती है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन पर थी वही कन्वर्ट हो गए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी जो कि मीन पोजीशन पर होगी। अगर हम इसके एक्सेलेरेशन की बात करें तो इसका एक्सेलेरेशन हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, यानी कि उसकी सिमत हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। एक गाड़ी है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। जब उसकी स्पीड बढ़ रही होती है या उसे वेलोसिटी के मद में लेते हैं, वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो उसका एक्सेलेरेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की सेम डायरेक्शन होती है। लेकिन जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी तो डिक्रीज़ हो रही होती है लेकिन एक्सेलेरेशन की सिमत देखें, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है लेकिन गाड़ी की डायरेक्शन वही रहती है। इसीलिए हम कहते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील नहीं होती, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है लेकिन एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है जिसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट हो जाती है। अगर इस सिनेरियो को देखा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस जाने में होगी, लेकिन जब वो वेलोसिटी इसकी डिक्रीज़ हो रही होती है तो एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट हो जाती है। तो इस तरह हर सूरत में अगर हम ए पोजीशन से ओ की तरफ जाएं तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है, इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ओ की तरफ होगी। लेकिन जब ओ से ए की तरफ, ए डैश की तरफ जा रहे होते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है, तो वेलोसिटी की तो वही डायरेक्शन रहेगी लेकिन एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो दोनों सूरतों में जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होती है, जैसे कि हम डायग्राम में भी करैक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस एक्सेलेरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको आप डिस्कस कीजिएगा, तो इसको पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिएगा, फिर इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।